नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट असम के बारे में और जानेंगे उन सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक असम। सबसे पहले बात करते हैं असम के राज्य के रूप में गठन कब हुआ था। तो इसका राज्य के रूप में गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। ऐसा डेट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आगे अपने लेक्चर में बराबर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल की बात, तो असम की राजधानी है दिसपुर। जैसा कि आप सबको पता होगा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, तो इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल ये इनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके राज्यपाल की। तो इनके राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। कौन है इनके राज्यपाल? जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट है वो है असम का हाई कोर्ट। अगर हम असम के हाई कोर्ट की बात करें तो ये है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी इनका क्या है? उच्च न्यायालय है। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो वर्तमान में 4 राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में अगर बात कर लें, जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो ये फॉर्म हुआ था 1971 में और 2013 तक दिस हाई कोर्ट इज द हाई कोर्ट ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट्स। कि ये जो आपका उच्च न्यायालय था जो 1971 में फॉर्म हुआ था वो 2013 तक 7 जो आपके बहने प्रदेश राज्य हैं, जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उन सबका ये संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हुआ करता था। कब तक? 2013 तक। और अगर हम बात करें 2013 के बाद, तो अब ये वर्तमान में ओनली 4 स्टेट्स कंबाइंड हाई कोर्ट। तो यहाँ मैंने 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। एक है आपका 7 सिस्टर स्टेट्स। तो सबसे पहले तो ये भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट किया जाता है कि विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, या आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से सेट किए गए होंगे, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच स्टेट इज पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो आपको आइडेंटिफाई करने को आता है कि कौन सा जो राज्य है वो 7 बहने प्रदेश का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बता देता हूं। 7 सिस्टर स्टेट्स, तो ये कौन कौन सी हैं 7 सिस्टर स्टेट्स? इसको ये जो हमारे पूर्वी भारतीय राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, बोला जाता है उनको 7 सिस्टर। तो ये कौन कौन से हैं हल्के से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। एटीएम आना मामी, ये आपका ट्रिक है जिससे आप इन 7 सिस्टर स्टेट्स को याद रख सकते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट टी से आपका आता है त्रिपुरा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एम से आता है आपका मेघालय। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये डबल ए है, इससे आता है आपका असम। एंड ए से आपका आता है नेक्स्ट नागालैंड। नेक्स्ट एम ए से आपका निकल के आता है मणिपुर। और लास्ट आपका एम आई से निकल के आता है मिजोरम। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या आता है कि आपको जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे। सपोज करिए आपके पास दे दिया मेघालय, असम, नागालैंड और उड़ीसा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 4 में से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों प्रदेश का पार्ट है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 7 राज्य पता होना चाहिए कि कौन से राज्य जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये है वो 7 राज्य। तो हाई कोर्ट की हम बात कर रहे थे कि 1971 में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट फॉर्म किया गया था तो इन 7 राज्यों के लिए किया गया था। पर वर्तमान में अब ये 2013 के बाद ये हाई कोर्ट कितने राज्यों के लिए है? केवल 4 राज्यों के लिए। मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपने नोट कर लेना है इनको। अब वर्तमान की अगर बात करें 2013 के बाद अरुणाचल हो गया, असम हो गया,
ठीक है जी। उसके बाद आपका मिजोरम हो गया और एक आपका नागालैंड हो गया। ये 4 राज्य जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इन 4 राज्यों के लिए वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट कार्य करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो इनकी राजकीय भाषा है तो वो है आपकी असमीज, बंगाली और बोडो। ये इनकी राजकीय भाषाएं हैं। असमीज, बंगाली और बोडो इनकी राजकीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी इनसे इसके पॉलिटिकल फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे हम बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेट के, जहां से आपको क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है और काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये जो मैं आपको कुछ एक 7-8 पॉइंट लिखवाऊंगा, इनको आपने ध्यान से सुनना है और अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि इनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो असम की सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तो असम की सबसे पहली विशेषता है आपकी दिग्बोई। दिग्बोई दिग्बोई अगर आपने नाम सुना हो तो आपको पता होगा, या नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। दिग्बोई भारत और एशिया का पहला क्षेत्र है जहां सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक है, तो दिग्बोई क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑयल वेल रिजर्व, ऑयल वेल जो है सबसे पहले खोदा गया था। तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि दिग्बोई एशिया और भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं खोदा गया। कहां खोदा गया था? ये आपके दिग्बोई असम में। कब खोदा गया था? ये खोदा गया था 1866 में। और एक और क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, वो क्या है? एक और क्वेश्चन इसी के बारे में, सेकंड एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर भी क्या बनता है? दिग्बोई, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1901 में। 1901 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैंने आपको गुजरात जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भारत की सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के बारे में पूछा जाता है तो ये कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। और सबसे पुरानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ है? दिग्बोई में है। पहला तेल का कुआं पूरे एशिया में कहाँ खोदा गया? दिग्बोई में खोदा गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका था जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका माजुली। माजुली के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली से भी काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माजुली क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और कहां है ये स्थित आपका? ये है आपका असम में। इससे जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर हम बात करते हैं कि ये रिवर आइलैंड है तो कौन सी नदी इसको बनाती है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका माजुली द्वीप है कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। सेकंड आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखना है वो है माजुली बिकम फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये भारत का पहला नदी द्वीप जिला बना है। कब बना था? ये 2016 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माजुली से जुड़ा हुआ है कि ये एक ऐसा जिला है जो नदी द्वीप है और ये भारत का ऐसा पहला जिला बना जो नदी द्वीप के रूप में था। माजुली 2016 में इसको जिला घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो ये है आपका
लार्जेस्ट रोड ब्रिज, रोड या आप रिवर ब्रिज भी इसको कर सकते हैं, लार्जेस्ट रोड या रिवर ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सेतु या सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो ये भी आपका असम में आता है, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, और इसी को ढोला सदिया, ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। ढोला सदिया पुल या डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का क्या है, क्या विशेषता है इस पुल की? ये भारत का सबसे बड़ा रोड या सबसे बड़ा नदी पुल है। सबसे बड़ा नदी पुल की अगर बात की जाती है, सबसे लंबे नदी पुल की, तो क्या है? डॉक्टर भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल। और अगर ये सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9150 मीटर्स, 9150 मीटर लंबा है, और इसी के साथ ही भारत का सबसे लंबा पुल है। और अगर किलोमीटर्स में बात करें तो 9.15 किलोमीटर्स, ये क्या है? आपका भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, जो एक और पुल है असम में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक चीज मिस कर दी, ये पुल जो है किस नदी पर स्थित है? रिवर के बारे में भी पूछा जाता है कि जो आपका ढोला सदिया या डॉक्टर भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जो ब्रिज है या सेतु है, ये किस नदी पर है? ऑन रिवर लोहित, लोहित नदी के ऊपर स्थापित है, जो कि आपकी एक क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है लोहित नदी, जिसके ऊपर ये क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल स्थापित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे पुल के बारे में बात करते हैं जो आपका असम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ब्रिज है आपका बोगीबिल, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। अब अगर आपने इस पुल के बारे में सुना है तो आपको इसकी विशेषता पता होगी, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। बोगीबिल ब्रिज जो है क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट रोड कम रेल ब्रिज, रोड कम रेल ब्रिज, भारत का सबसे लंबा सड़क व रेल पुल कौन सा है? बोगीबिल पुल है। ये कहाँ है? ये भी आपका असम में है। और अगर हम इसकी बात करें कि किस नदी के ऊपर है, तो रिवर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है आपका बोगीबिल पुल। और इसकी विशेषता क्या है? ये रोड कम रेल ब्रिज है, दो तरह का ये ब्रिज है। इस पे आपके जो कॉमन ट्रैफिक है, जो बसेस वगैरह हैं, गाड़ियां हैं, वो भी चलती हैं, और आपकी ट्रेन्स भी चलती हैं। तो ये दो तरह का कंबाइंड पुल है, और ये सबसे लंबा इस तरह का पुल है। अगर हम इसकी बात करते हैं लेंथ की, तो इसकी लेंथ है 4940 मीटर। ये कितना लंबा है? 4940 मीटर ये लंबा पुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात कर ली यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, एक माजुली और दूसरा डिगबोई। उसके बाद हमने बात करी दो तरह के ब्रिजेस की जो काफी इंपॉर्टेंट है असम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में, कि कौन से विशेष उत्पाद हैं यहाँ से जिनकी इंपॉर्टेंस असम में काफी ज्यादा है। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टी एंड बैम्बूस, टी एंड बैम्बूस क्या है? ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड बैम्बूस इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा चाय और सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा चाय भी कहाँ होती है और सबसे ज्यादा बैम्बूस बांस भी कहाँ होता है? आपके असम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जीआई टैग है वो है मोगा सिल्क। मोगा सिल्क के को इनका जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का साइन इनको बनाया गया है। मोगा सिल्क काफी इंपॉर्टेंट है असम के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके स्टेट एनिमल की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक जानवर है जिसकी कारण जो है असम काफी फेमस है, और वो जानवर केवल और केवल भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। तो वही इनका स्टेट एनिमल भी है, राजकीय पशु भी है।
क्या है ये? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनो। ये कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में जो स्थित है वहां ये पाया जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है विश्व धरोहर भी है। इसको मैं आगे आपको नेशनल पार्क्स में भी पढ़ाऊंगा, पर आपको फिलहाल यहाँ क्या ध्यान रखना है कि असम का स्टेट एनिमल कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो वो थी आपकी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ आता है? डिब्रूगढ़ आता है आपका असम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिब्रूगढ़ कहाँ स्थित है? असम में है। और इसकी क्या विशेषता है कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन जो है वो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। जो ट्रेन यहाँ पे चलती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। इसके बारे में सारे एस्पेक्ट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो ये कुछ एक विशेष बातें थी जो यहाँ आपको असम के बीच में ध्यान में रखनी है। असम जब भी आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और जब तक याद ना हो बार बार इनको ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम डैम्स एंड रिवर्स के बारे में। कौन कौन से बांध और कौन कौन से नदियां यहाँ खास हैं। तो डैम्स की बात करें तो यहाँ जो है खांगदोंग डैम जो कि कोपिली नदी पर स्थित है, कोपिली रिवर पर स्थित है। उमरोंग बांध ये आपका किस नदी पे है? उमरोंग नदी पे है। पगलादिया बांध, पगलादिया डैम या पगलादिया बांध ये किस नदी पे है? ये भी आपका पगलादिया नदी पर है, रिवर पर है। तो ये आपके यहाँ तीन इंपॉर्टेंट बांध है। खांगदोंग डैम काफी इंपॉर्टेंट है, कोपिली नदी पे है। उमरोंग बांध उमरोंग नदी, और पगलादिया बांध पगलादिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परियोजनाओं के बारे में। कौन सी परियोजनाएं जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है? पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ कोपिली हो गया, उमरोंग हो गया और रंग नदी ये आपकी इंपॉर्टेंट क्या है? परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो असम में आती हैं। कोपिली, उमरोंग और रंग नदी जल विद्युत परियोजनाएं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके डांसेस के बारे में। डांसेस की अगर हम बात करते हैं तो डांसेस में दो तरह के डांसेस मैंने आपको बताए हैं। एक होते हैं आपके फोक डांस, लोक नृत्य, और एक होते हैं आपके क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। तो क्लासिकल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस किसी लेक्चर में बताया था कि हमारे भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्य है, और वहां मैंने बताया था कि असम से एक आपका क्लासिकल डांस आता है। तो सबसे पहले डांसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको यहाँ के जो क्या है डांसेस हैं वो ध्यान में रहेंगे। तो ट्रिक है कि असम की बहू नमक से खेले। क्या ट्रिक है? असम की बहू नमक से खेले। तो अगर असम की बात करें तो असम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि हम किसके डांसेस के बारे में बात करने वाले हैं? असम के डांसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बहू। तो बहू से यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डांस है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू नृत्य या बिहू जो है वो डांस है, फोक डांस है, लोक नृत्य है। कहाँ का? आपके असम का। और इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बिहू जो है वो क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? आपका फोक डांस है, लोक नृत्य है असम का। नेक्स्ट आपका नमक से न वर्ड उठाते हैं और नाग नृत्य या नट नृत्य, ये भी कहाँ होता है? ये भी आपका असम में होता है। नेक्स्ट म वर्ड उठाते हैं और म वर्ड से आपका महारास, ये भी कहाँ की फोक डांस है? ये भी आपका असम का फोक डांस है। नेक्स्ट बात करें हम क से तो कली खेल, ये भी कहाँ का नृत्य है? ये भी आपका असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं से तो से आपका जो डांस है वो है सत्रिया। ये क्या है? क्लासिकल डांस है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि असम से कौन सा क्लासिकल डांस है? सत्रिया। और ये कहाँ है? असम में आता है।
8 में से एक डांस है सत्रिया और ये क्लासिकल डांस है, इसको आपने ध्यान से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खेले वर्ड से, तो खेले से खेल गोपाल, खेल गोपाल। तो ये है यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फोक डांसेस की बात करें तो बिहू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहू नृत्य, तो ये फोक डांस है। और क्लासिकल की बात करें असम से तो वो है सत्रिया। और ये ध्यान में रखना है आपको, इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि कौन सा फोक डांस है, कौन सा क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डांसेस के बाद हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में। तो फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स में अम्बू बच्ची मेला, अम्बू बच्ची मेला काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके अलावा एलिफेंट फेस्टिवल, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कहां, असम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहुला, बिहुला, तो ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, असम का। क्या क्या, अम्बू बच्ची मेला, एलिफेंट फेस्टिवल और बिहुला। इसके अलावा यहाँ एक टी फेस्टिवल होता है, तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टी फेस्टिवल और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ होते हैं, असम में होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। अम्बू बच्ची मेला है, एलिफेंट फेस्टिवल है, बिहुला है और टी फेस्टिवल, टी तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल, ये भी कहाँ होता है, असम के ये फेमस फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, वो है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो यहाँ से काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ के नेशनल पार्क जो है आपको ध्यान में रखने हैं, हो सकता है इस बार के किसी एग्जाम में ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इनके नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क के लिए भी आपको एक छोटी सी पंच लाइन मैं बता रहा हूँ जिससे आप नहीं भूलेंगे असम के जो नेशनल पार्क हैं। तो जो पंच लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि मानस, मानस एंड दीबू, मानस एंड दीबू ईट ऑरेंजेस, मानस एंड दीबू ईट ऑरेंजेस एंड sing song, sing song, sing a song, sing a song name कजरारे, कजरारे, ठीक है। तो ये पंचलाइन है कि मानस और दीबू, दो लोग हैं मानस और दीबू, वो क्या कर रहे हैं, ईट ऑरेंजेस, वो संतरे खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, और सिंग अ सॉन्ग, और एक गाना गाते हैं नेम कजरारे, ठीक है, काफी फेमस गाना है। तो यहाँ से आपकी ये पंचलाइन है जिससे डिकोड होंगे यहाँ के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले मानस, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मानस नेशनल पार्क, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है आपका मानस, और मानस कहाँ आता है, आपका असम में आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वन है आपका डिब्रू शेखोवा, डिब्रू शेखोवा, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑरेंज, ऑरेंज नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, असम में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये आपके साइलेंट वर्ड्स हैं ये सॉन्ग। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नेम, तो नामेरी, नामेरी, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम के अंदर। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट वो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। और इसकी विशेषता मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि यहाँ वन हॉर्न राइनोस मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। और ये वन हॉर्न राइनो जो है विलुप्त होती प्रजाति है, इस वजह से जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो आपका मानस नेशनल पार्क है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। तो असम से ये दो जगह हैं, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी वर्ल्ड हेरिटेज
साइट्स भी हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल पार्क के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में। एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई, ये क्या है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई, और ये भी कहाँ है, ये आपका गुवाहाटी में स्थित है, असम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, कौन से मंदिर विशेष हैं आपके असम से, तो इसके लिए भी एक और पंचलाइन, आज का लेक्चर पंचलाइन के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, काफी जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो टेम्पल्स के लिए आपको क्या पंचलाइन याद रखनी है कि लंकेश्वर में उमानंदा और कामाख्या के नवग्रह देखे। किसने देखे, लंकेश्वर ने उमानंदा और कामाख्या के नवग्रह देखे। तो इसी में आपके सारे इंपॉर्टेंट टेंपल हैं। नंबर 1 की बात करते हैं तो लंकेश्वर टेंपल कहाँ है, लंकेश्वर टेंपल, तो ये भी आपका असम में है। सेकंड वन की बात करें तो उमानंदा टेंपल कहाँ है, उमानंदा टेंपल भी आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं कामाख्या टेंपल, तो कामाख्या टेंपल, वैसे तो ये काफी जगह है भारत में, काफी सारी जगह कामाख्या नाम से मंदिर है, पर अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो कामाख्या टेंपल आप असम का ही बताओगे, यहाँ से काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका टेंपल है नवग्रह टेंपल, तो ये भी कहाँ है, ये भी आपका असम में है। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट टेंपल्स है और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।